नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत वनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे श्यामपट पे देख रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। और बुद्धि का जो है ये चैप्टर जो है, यह अध्याय जो जिसके बारे में आज बताने जा रहे हैं, बुद्धि लगभग मतलब सीटेट या कोई भी मतलब यूपी टेट हो या उत्तराखंड का टीईटी परीक्षा हो, कोई भी टीईटी परीक्षा हो, उसमें बुद्धि का जो एक अध्याय है, चैप्टर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आपको सीटेट में तो इसका जो जैसे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का, उसके बारे में तो मतलब विशेष आपको पढ़ना पड़ता है और उससे नंबर भी ज़्यादा रहता है। चलिए आज हम जो देखेंगे बुद्धि के बारे में विस्तृत रूप से इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और विशेष करके इसके बारे में समझेंगे। चलिए पहले क्या करते हैं, बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के बारे में पहले समझेंगे। बुद्धि के बारे में क्या, कौन सा मतलब मनोवैज्ञानिक क्या कहे थे, उनका क्या कोटेशन था, कहना क्या था, ये सब बारे में हम आज समझेंगे। तो बुद्धि वह मानसिक योग्यता है, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसमें कि हमको सोचने की एक प्रकार की क्षमता का विकास होता है। यानी कि बुद्धि कहने का क्या तात्पर्य है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी अमूर्त विचारों का एक तरह से संग्रह होता है, जो कि हमारे अंदर कितना अमूर्त हम सोच सकते हैं। देखिए अमूर्त क्या होता है, यानी कि जिसको हम कल्पना के तौर पे देखते हैं, यानी कि हम उसको कल्पना करते हैं। और बुद्धि के बारे में कहा जाता है जो समस्या समाधान में एक प्रकार से समायोजन का ये काम करता है। बुद्धि जो होता है, या बुद्धि जो होता है सोचने का, तर्क शक्ति का विकास होता है बुद्धि के बारे में। और बुद्धि जो होता है एक जन्मजात शक्ति है। ये बुद्धि जो होता है वंशानुक्रम भी होता है। बुद्धि किसमें कितना बुद्धि होगा और किसका उसका विकास कितना होगा वो जन्मजात होता है। ये शक्ति जो है बुद्धि का वो जन्मजात होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वातावरण का, हेरिडिटी का तो प्रभाव होता है बुद्धि पे। यानी कि बुद्धि जो होता है जन्मजात तो होता है, जन्मजात होता है, अस्थाई होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बुद्धि अगर जन्मजात रूप से वो बहुत ही मतलब अगर डॉक्टर का बेटा हो गया या मतलब टीचर का जो बेटा हो गया या किसी प्रकार का और मतलब जो ब्रिलियंट व्यक्ति है, साइंटिस्ट का बेटा हो गया, तो उनमें जन्मजात हेरिडिटी के रूप में बुद्धि जो उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो तो पहले से ही बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर उनको गलत वातावरण या गलत संगत में वो पड़ जाए तो वातावरण का प्रभाव भी उस पर बहुत ही प्रभावित करता है बुद्धि को। यानी कि समझिए ना, बुद्धि जो होता है सोचने समझने या तर्क करने की शक्ति है, जो कि एक मानसिक शक्ति है। चलिए बुद्धि के बारे में मतलब पहले देखेंगे जो भाई बुद्धि जिसको कि इंटेलिजेंस कहते हैं इंग्लिश में। और ये लैटिन शब्द जो है इंटेलिजियर एंड इंटेलिजेंसिया, जिसका कि मतलब अर्थ होता है समझना, किसी तथ्यों को समझकर और उसके साथ समायोजन करना, ये लैटिन शब्द है। और ज़्यादातर शब्द जो है अपने यहाँ लैटिन से ही मतलब उसका मूल लिया जाता है। तो इसके बारे में आप समझ गए, इंटेलिजियर एवं इंटेलिजेंसिया जो होता है उससे बना हुआ है क्या, इंटेलिजेंस शब्द जो है। और उसका अर्थ क्या होता है, समझना या समझने की क्षमता का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं इनका मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक का एक कोटेशन है और उनके हिसाब से बुद्धि क्या है, उनके अनुसार बुद्धि क्या है वो आज चलिए समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वुडवर्थ महोदय जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका क्या मानना था बुद्धि के बारे में, उनका क्या राय था। तो वुडवर्थ जो थे, वुडवर्थ क्या कहे थे, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो होता है कार्य करने की एक विधि है। उसके बाद देखेंगे टर्मन महोदय ने क्या कहा था, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी कि बुद्धि जो होता है अमूर्त, यानी कि अमूर्त क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसके बारे में कल्पना करते हैं। मूर्त वो चीज़ होता है जो कि जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन अमूर्त जो होता है वो तर्क के आधारित पे होता है, इसको कल्पना के तौर पे देखते हैं। तो बुद्धि वह होता है जो अमूर्त विचारों के बारे में या उसके बारे में सोचने की योग्यता को विकसित करता है, विकास करता है। उसके बाद देखेंगे रायबर्न महोदय का क्या कहना था। रायबर्न महोदय का कहना था बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने, यानी बुद्धि के द्वारा हम समस्या को समाधान करते हैं या अपना जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करते हैं। ये रायबर्न महोदय का कहना था।
और उसके बाद स्टर्न महोदय का कहना क्या था, तो स्टर्न महोदय ने कहा था बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं, जो हमारे जीवन में नवीन समस्या आता है उसके साथ, यानी कि इनका कहना था बुद्धि जीवन के नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। यानी कि जो हमारे जीवन में नवीन नया रोज नित्य नवीन समस्या जो आता है, यानी उसको समाधान करने की समाधान या समायोजन करने की सामान्य योग्यता है, ये स्टर्न महोदय का कहना था इनके अनुसार। अगला जो कोटेशन है वो प्रिंटर महोदय जो थे, प्रिंटर महोदय के अनुसार क्या था, बुद्धि, इनके हिसाब से बुद्धि का जो विकास होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक बुद्धि का विकास हो जाता है। यानी कि स्टर्न महोदय के अनुसार किशोरावस्था के मध्य के बाद बुद्धि का विकास इनके अनुसार नहीं होता है। तो किशोरावस्था आप जानते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष के काल को किशोरावस्था कहते हैं, और इसके मध्य तक यानी 15 वर्ष तक इनका कहना जो है वो विकास हो जाता है बुद्धि का किशोरावस्था के मध्य में। उसके बाद देखते हैं ये कोई गलत भी है, बुद्धि का विकास जो होता है वो तो आप जितना मेहनत करते हैं, जितना अथक प्रयास कीजिएगा, बुद्धि का जो है वो विकास होते जाएगा। बुद्धि जन्मजात होता है, ये तो हर बार हम कहेंगे। चलिए, इन सभी मनोवैज्ञानिक के कोटेशन को देखने के बाद एक निचोड़ एक जो निकलेगा उसका क्या है, बुद्धि अमूर्त चिंतनों, विचारों या किसी के समायोजन यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करने, नवीन समस्याओं का समाधान के लिए और अमूर्त चिंतनों के लिए जो है बुद्धि बहुत ही जरूरी है। बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतनों के आधार पे समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि के जैसे हार्वर्ड गार्डनर के महोदय ने जब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था तो उसमें क्या कहा था, जो बुद्धि एनसीईआरटी की जो अगर बात करें तो एनसीईआरटी का कहना है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में इसको 8 भागों में बांटा है। चलिए वो सब आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं जो बुद्धि का यानी इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, इंटेलिजेंस जो आईक्यू का वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इन सभी बिंदुओं पे विशेष करके विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, अभी तक हमने बुद्धि के बारे में समझा और बुद्धि के बारे में जाना। बुद्धि क्या होता है, किसी समस्या को समाधान करने के लिए जो अमूर्त चिंतन हमारे अंदर होता है या मतलब कहीं पे समायोजन का क्षमता जो हमारे अंदर होता है, इन सभी बिंदुओं को हम पीछे चर्चा किए हैं। उसके बाद अब देखते हैं बुद्धि के बारे में क्या, इसका विस्तृत इतिहास क्या रहा है इसका, उसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। तो बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वो फ्रांसिस वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक थे, गाल्टन महोदय जो है 1855 ईस्वी में गाल्टन महोदय ने बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। वो फ्रांस के थे। उसके बाद जब उन्होंने शब्द दिया, उसके बाद क्या आया, तो बुद्धि परीक्षण जो है, यानी कि बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट का जो मतलब सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो किया 1904 ईस्वी में, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने महोदय और इनके एक सहयोगी थे साइमन महोदय। तो अल्फ्रेड बीने एवं साइमन महोदय ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, जो फ्रांस के दोनों थे, इन्होंने मतलब बुद्धि परीक्षण कब किया, सर्वप्रथम 1904 में किया। और बीने महोदय को सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इन्होंने ये किए। इसलिए इनको क्या कहते हैं, बुद्धि परीक्षण के जो जनक कहते हैं वो अल्फ्रेड बीने महोदय को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो कहा जाता है वो अल्फ्रेड बीने महोदय हैं। चलिए आगे देखेंगे, इनका जो एक कॉन्सेप्ट था मानसिक आयु का, मतलब अल्फ्रेड बीने महोदय ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका प्रयोग नीचे देखेंगे जो ये क्या था मानसिक आयु। उसके बाद देखते हैं 1904 में इन्होंने क्या दिया, अल्फ्रेड बीने मानसिक आयु का जब कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद एक आईक्यू का क्या मतलब कॉन्सेप्ट, आईक्यू होता क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो होता है वो क्या होता है, यानी कि इसको बुद्धिलब्धि भी कहते हैं। बुद्धिलब्धि होता क्या है, किसके अंदर कितना बुद्धि का विकास है, उसका स्तर क्या है, उसका मतलब ये निर्धारित करने के लिए एक विधि का निर्माण किया, आईक्यू का कंसेप्ट दिए, संप्रत्यय दिए स्टर्न महोदय। स्टर्न महोदय ने 1912 ईस्वी में क्या, 1912 ईस्वी में इन्होंने
बुद्धिलब्धि का कॉन्सेप्ट दिया। ये इसमें देख लिए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है, यानी कि बुद्धिलब्धि जो निकालने का ये सूत्र जो था वो अधूरा था। इसमें क्या कहे थे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। इसमें क्या था, ये अधूरा सूत्र था। इस सूत्र को 1916 ईस्वी में लुईस टर्मन महोदय ने इस सूत्र को पूरा किया और इसमें क्या कहा, इंटू 100 लगा दिया। इसमें क्या, इंटू 100, यानी कि जब ये सूत्र 1916 में पूरा हुआ तो इसमें क्या हो गया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि गुणे 100। इसमें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 का एक फार्मूला हो गया। तो फार्मूला जो दिए वो कौन दिए, लुईस टर्मन महोदय, यानी कि फार्मूला देने का जो श्रेय था वो लुईस टर्मन महोदय को था। और इसलिए बुद्धिलब्धि का जो है वो मतलब मेन जो बुद्धिलब्धि के जो मतलब जनक कहा गया या फार्मूला को जो विकास करने का श्रेय गया वो लुईस टर्मन महोदय के नाम रहा। और इसके बाद जो है बुद्धिलब्धि निकाला गया और बुद्धिलब्धि निकालने का जब सूत्र आ गया लुईस टर्मन द्वारा 1916 ईस्वी में दिया गया, तो इस पर विभिन्न प्रकार के एक प्रकार का ये ग्राफ तैयार किया गया। बाद में यही सूत्र जो है प्रयोग करके, यानी कि लुईस टर्मन महोदय ने जो 1916 में सूत्र दिया, इसी सूत्र को प्रयोग करके बाद में है बुद्धिलब्धि ज्ञात किया गया बच्चों का। और उसके अनुसार से उसका जो पाठ्यक्रम है अब विभिन्न रूप से उनको उस अनुसार से शिक्षा देने का कार्य किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धिलब्धि जो निकाला जाता है वो गलत भी है। बुद्धिलब्धि निकालने का क्या है, अगर आपके पास अगर मान लीजिए कोई कह दिया जो आपका बुद्धिलब्धि है, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, यानी कि आईक्यू आपका जो है वो क्या है, एक सामान्य है या जड़ बुद्धि का। सबसे पहले देखिए जड़ बुद्धि है, यानी कि जड़ बुद्धि के श्रेणी में आप है। तो ऐसा नहीं है जो आप जड़ बुद्धि के ही होंगे, आपका जो मानसिक आयु है वास्तविक आयु से भिन्न है। यानी कि आपका जो वास्तविक आयु है वो क्या बता रहा है, जो आप जैसे क्या होता है, जो आप 20 साल के हैं लेकिन आपका जो मानसिक आयु है वो अभी 10 साल का है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो आपका 10 साल का ही रहेगा। आप अथक प्रयास के द्वारा, यानी कि आप जी तोड़ मेहनत करेंगे और उसका जो है लेवल जो है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत ये सूत्र हो गया। लेकिन चलिए इसको क्या है, इसी पे लोग ध्यान देते हैं और इसके बारे में देखते हैं जो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है और किस स्टेज, यानी कि एक जो ग्राफ तैयार किया गया बुद्धिलब्धि का, जो इस स्तर में जो है जड़ बुद्धि होंगे, इस स्तर में प्रतिभाशाली आएंगे, इनका एक चार्ट बना दिया गया। उस चार्ट को आगे देखेंगे जो बुद्धिलब्धि किसके उस स्तर को हम आगे देखते हैं जो इसका क्या स्तर है किसके अनुसार। चलिए देखते हैं जो IQ निकालने का जो लुईस टर्मन महोदय ने जो सूत्र दिया था, यानी कि फॉर्मूला दिया था, जो क्या था उसको एक बगल लिख लेते हैं, MA/CA इंटू 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस सूत्र पे बुद्धिलब्धि निकालने के लिए जो सूत्र दिया गया था उसका एक स्तर बता दिया गया, इतना से इतना तक ये मतलब समान बुद्धि होंगे, कौन मंद बुद्धि, कौन जड़ बुद्धि होगा, कौन प्रतिभाशाली होगा। इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत रूप से चलिए हम देखते हैं जो कौन क्या होता है और किसके बारे में क्या कहे। तो सबसे पहले देखते हैं जिसका IQ लेवल जो होगा वो 140 से अधिक होगा, यानी कि 140 से अधिक जिसका IQ लेवल होगा वो क्या होगा, प्रतिभाशाली, यानी कि इसको ही कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। ये प्रतिभाशाली होते हैं। यही साइंटिस्ट से लेकर जितना भी देश चलाने के लिए जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, यही 140 से अधिक जिनका जो IQ लेवल रहता है वो व्यक्ति जो होता है बहुत ही प्रतिभाशाली, जिसको गिफ्टेड कहिए, वो देश चलाते हैं आगे चल के। साइंटिस्ट से लेके और बहुत ऐसे ऐसे विद्वान महाविद्वान जो होते हैं वो 140 से उनका IQ लेवल अधिक होता है। तो इनमें क्या होता है, IQ जिनका 140 से अधिक होता है ये क्या होते हैं, रचनात्मक, यानी कि क्रिएटिव होते हैं।
अपना जो फैसला होते हैं वो लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप पे आत्मविश्वास रखते हैं। और क्या होता है आत्मविश्वास, क्या होता है यानी मैं कर सकता हूँ, इस पे इनको विशेष रहता है फोकस। और इनका जो मतलब प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक प्रतिभाशाली होता है, स्कूल में इनको जो होता है, जो उनका माहौल जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उनको वो साधन संसाधन जो उपलब्ध कराना चाहिए स्कूल प्रशासन को वो नहीं हो पाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रतिभाशाली, जिसके बाद 140 हो गया और 139 से, जैसे 140 से नीचे 130 से 139 तक जो होता है वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। उसके बाद 120 से 129 का जो होता है IQ लेवल वो तीव्र बुद्धि के होते हैं। उसके बाद देखेंगे 110 से जो 119 होता है वो सामान्य बुद्धि से ऊपर के बच्चा हो गया या बालक हो गया, IQ लेवल उसका अधिक हो गया। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे जिनका IQ लेवल 90 से 109 के बीच में होगा, वो सामान्य बुद्धि यानी कि औसत जो उनका बुद्धि लब्धि होगा, यानी एवरेज जो उनका IQ लेवल होगा वो क्या है 90 से 109 सबसे इम्पोर्टेंट है। और सामान्य बुद्धिलब्धि जो जिनका समान बुद्धि यानी बुद्धिलब्धि जिनका IQ लेवल समान है, इनकी संख्या पूरे विश्व में जो है लगभग 64%, यानी कि लगभग 64 एबव 60% इसको पकड़ लीजिए, 64% यानी 64% पूरे विश्व में समान बुद्धिलब्धि का जो मतलब एवरेज जो IQ है वो व्यक्ति पाए जाते हैं। और वही बात करें 140 से अधिक के जो IQ के व्यक्ति होंगे वो 0.1% है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए जो हम किस स्तर में होंगे, काहे कि ये चार्ट और ये जो देख के कुछ लोग टेंशन में हो जाते हैं, चिंता उनको हो जाता है कि भाई हम कौन लेवल में हैं, हम कहीं जड़ बुद्धि तो नहीं है, कहीं मूढ़ बुद्धि तो नहीं है, कहीं मूर्ख बुद्धि तो नहीं है, समान औसत बुद्धि लब्धि तो नहीं है हमारा। इनमें अपने आप को निर्धारित करना है। इसको निर्धारित करने के लिए पहले क्या समझा जाता था, जो कभी कभी इसको मान लीजिए कोई मैथ में तेज है तो उसको समझा जाता है बाप रे बहुत ज़्यादा ये बुद्धि लब्धि इसका स्तर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सामान्य स्तर में दूसरे क्षेत्र में भी अगर मान लीजिए अगर वो अपने आप में अगर मेहनत करते हैं, जिनका बुद्धि लब्धि कम भी है, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में अथक प्रयास के द्वारा उसको एकदम बहुत जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा उनको। और वो अपने आप में कहा कि बुद्धि जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, यानी कि वो परिवर्तनशील है, अस्थाई है परंतु परिवर्तनशील है। अस्थाई किस लिए है, कहा कि देखिए इसमें समझना पड़ेगा जो अस्थाई क्यों है। तो अस्थाई इसलिए है जो मान लीजिए मेल में जो होता है ब्रेन जो होता है लगभग कितना उसका वजन होता है 1400 ग्राम होता है, और वही फीमेल में बात करें तो उसका वजन 13 एबव मतलब 1200 ग्राम के आसपास होता है। तो ये अस्थाई होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मानसिक जो उसका तर्क शक्ति जो है उस पर विकास कर सकते हैं, यानी कि बुद्धि को हमेशा परिवर्तनशील माना गया है। तो वो अपने आप में सुधार कर सकते हैं, उनको भी एक चांस मिलेगा सुधार करने का, लेकिन मेहनत बहुत जीतोड़ करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद हम देख रहे थे औसत जो मतलब औसत बुद्धि लब्धि के व्यक्ति हैं पूरे विश्व में कितना 64% है, जो कि जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और लगभग यही स्तर ही होता है। जैसे इसमें क्या है, आप अगर इसमें सामान्य बुद्धि के जो एवरेज जो मतलब क्या कहते हैं IQ के व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा है। चलिए इसके बाद देखते हैं जिनका IQ लेवल 80 से 89 यानी 89 के बीच में है वो समान बुद्धि के नीचे है। और उसके बाद देखिए इसमें एक और पकड़ने का क्या है, आप समान बुद्धि को पकड़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए और उससे 10 जो ऊपर नीचे पकड़ लीजिए। जैसे क्या है 109 तक तो इसका स्तर है, तो 109 यानी 110 से 119 10 इधर का पकड़ लीजिए समान बुद्धि के ऊपर, और समान बुद्धि के नीचे 10 नीचे, यानी 80 से 89 के बीच में, 89 के बीच में समान बुद्धि के नीचे। उसके बाद देखेंगे ये जो है इसका है, ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद है 70 से 79 के बीच में, यानी कि 70 यानी 70 से 79 के बीच में वो मंदबुद्धि के हो गए, ये मंदबुद्धि के हो गए। इनको भी सिखा सकते हैं आप, मंदबुद्धि के हैं तो इनको आप सिखा सकते हैं। लेकिन उससे नीचे अगर जाइएगा जो 50 से 69 के बीच में, यानी 50 से यानी 50 से 69 के बीच में जो है IQ लेवल जिनका है वो मूर्ख बुद्धि के हैं। इनको सिखाने में बहुत थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन इनको भी सिखा सकते हैं। लेकिन वही बात करते हैं 25 से 49 के बीच में, तो वो इनका जो IQ लेवल होता है 25 से 49 उनको मूढ़ बुद्धि कहते हैं। और उससे जो नीचे हैं 50 जिनका जो IQ लेवल है 25 से कम है, 25 से नीचे जो है वो जड़ बुद्धि, यानी कि
एक शब्द है इडियट, इसको जड़ बुद्धि का कहते हैं इडियट। आपको सुनते होंगे, बराबर आपको सुनने को मिल जाएगा अगर लड़कियां ज़्यादा प्रयोग करती हैं इस शब्द का। इडियट है क्या? इडियट है। इडियट शब्द का प्रयोग लड़कियां ज़्यादा करती है, तो यही इडियट जो कहती है वो समझ लिए, जब आपको इडियट कहेगी तो समझ लीजिए आपका IQ लेवल 25 से कम वो बता रही है, आंक रही है जो आपका IQ लेवल 25 से कम है। तो यही जो है बुद्धिलब्धि का एक चार्ट हम बताए और किस में कितना स्तर है। उसके बाद इसके बारे में विशेष रूप से अब देखेंगे जो भाई एक कारकीय सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत, बुद्धिलब्धि का, बुद्धि का जो सिद्धांत जो कौन मनोवैज्ञानिक क्या दिए, और एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया, द्विकारकीय सिद्धांत किसने दिया, उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत तो सीटेट का सबसे पसंदीदार मतलब एक तरह से टॉपिक है बुद्धि के चैप्टर से, और इस अध्याय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं बनता है तो वो बनता है बहुबुद्धि के सिद्धांत। तो चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत और किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में क्या बोला, इसके बारे में देखते हैं। कौन एक कारकीय सिद्धांत दिया, कौन द्विकारकीय सिद्धांत दिया, कौन जो है बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फर्स्ट देखेंगे, पहला जो है एक कारकीय सिद्धांत, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत बिने महोदय ने दिया, यानी कि अल्फ्रेड बिने महोदय ने सबसे पहले ये एक कारकीय सिद्धांत बुद्धि को एक कारकीय बताया। इसमें बिने महोदय ने इसमें क्या कहा, जो बुद्धि जो होता है सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों में एक समान होता है, यानी कि सब व्यक्ति में एक समान बुद्धि होता है, जो कि बाद में कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो गया। जब भाई एक कारकीय सिद्धांत जो है वो कैसे होता है, सभी मतलब व्यक्तियों में एक समान जो है बुद्धि कैसे हो सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो आया। इनके बाद इसमें क्या, 2 फैक्टर थ्योरी जो बुद्धि का आया वो स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। तो इसमें क्या कहा, द्विकारक सिद्धांत में इसमें बुद्धि को 2 भागों में बांटा। क्या, फर्स्ट जो है वो समान बुद्धि, यानी कि जनरल एबिलिटी जो होता है अपने अंदर जो बुद्धि के मतलब साधारण क्षमता जो होता है, समान क्षमता जो होता है, उसको पहला बताया। उसके बाद सेकंड बताया विशिष्ट बुद्धि। इसमें आप देखेंगे स्पेशल एबिलिटी होता है विशिष्ट बुद्धि में। सबसे पहले देखेंगे समान बुद्धि क्या होता है। जनरल एबिलिटी होता है समान बुद्धि के साथ हम पैदा होते हैं, यानी कि जन्मजात होता है। ये जो होता है इसमें हेरिडिटी का प्रभाव रहता है। ये बुद्धि जो होता है एकदम जन्मजात होता है। जैसे कि अगर हमारे दादा से हमारे पिता में आया, पिता से हमारे हम में आया, तो इसमें क्या है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल समझिए। इसमें एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण क्या है, अगर अमिताभ बच्चन जो है हीरो हैं तो उनका भी बेटा हीरो ही है। उसके बाद देखिए एक और उदाहरण, सचिन तेंदुलकर का आप उदाहरण ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेटर थे, तो उनका बेटा जो भी है सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है अर्जुन तेंदुलकर, वो भी क्रिकेट के ही दुनिया में आया। तो वो सामान्य बुद्धि जो होता है, जनरल एबिलिटी जो होता है, यानी कि वो हेरिडिटी इसमें प्रभावित करता है। उसके बाद एक है क्या था द्विकारक सिद्धांत में विशिष्ट बुद्धि, यानी कि स्पेशल एबिलिटी, यानी कि इसको जी फैक्टर कहते हैं और समान बुद्धि को जी फैक्टर, और इसको एस फैक्टर कहते हैं। एस फैक्टर जो है वो निर्धारित करता है जो आप कैसे वातावरण में किसके संपर्क में रहते हैं, ये आपके अंदर विशेषता होता है। यानी कि पैदा तो होते हैं हम समान बुद्धि के साथ, लेकिन अपने आप में हम कड़ी मेहनत से अपने आप में जो है एक विशेषता लाते हैं, उसको कहते हैं विशिष्ट बुद्धि, यानी कि एस फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी जो होता है। इसके अंदर जो होता है जन्मजात नहीं होता है। जैसे कि आप देखिए जो सिंगर है लता मंगेशकर, या एक हीरो का आप उदाहरण लीजिए सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, अब तो उनको स्वर्गीय कहिए, बॉलीवुड के कारण उनको क्या से क्या हो गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो रियल टैलेंट थे। वो किसी का मतलब जो क्या कहते हैं भाई भतीजावाद के कारण बॉलीवुड में नहीं थे। वो अपने इस फैक्टर के कारण, अपनी विशेषता के कारण, उनकी विशेषता थी जो उनके अंदर कला था, विशेष गुण के कारण वो बॉलीवुड में अपना नाम और पहचान बनाए। तो वो होता है विशिष्ट बुद्धि, यानी विशिष्ट जो यानी स्पेशल एबिलिटी जो होता है वो द्विकारक, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के कारण। उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बुद्धि के सिद्धांत के अगले सिद्धांत जो है स्टर्नबर्ग महोदय का सिद्धांत है। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट इन्होंने क्या कहा 3 भागों में, फर्स्ट है
अनुभवात्मक बुद्धि, इसको एक्सपेरिमेंटल जो है इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें क्या है, जो व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे कुछ नया निर्माण या क्रिएट करता है, इसमें अनुभव के आधार पे जो पहले से हमारे पास अनुभव है उसके आधार पे अगर हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो ये स्टर्नबर्ग महोदय ने उसको क्या कहा, अनुभवात्मक बुद्धि होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है घटकीय बुद्धि, यानी कि घटकीय बुद्धि जो होता है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा, जो इनमें अमूर्त कल्पना करने की शक्ति होती है, यानी कि ये कल्पनाशील होते हैं, किसी भी मतलब समस्या के पीछे का कारण जानने के लिए विशेष रूप से ये प्रयासरत रहते हैं। ये जो है क्रिएटिव टाइप के होते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, संदर्भात्मक बुद्धि। थर्ड जो है संदर्भात्मक बुद्धि है। इसमें क्या कहा, जो ये व्यक्ति जो होते हैं वो सबसे पहले तो देखिए ये व्यवहारिक होते हैं, इनका व्यवहार जो होता है सबके साथ एक समान है, यानी कि बहुत बढ़िया व्यवहार इनका होता है। और ये जो है पर्यावरण से समायोजन बना के रहते हैं, यानी कि ये पर्यावरण से समायोजन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो था स्टर्नबर्ग महोदय ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा और तीनों बुद्धि को हमने देखा। इसमें क्या था, अनुभव के आधार पे फर्स्ट बुद्धि है। सेकेंड घटकीय बुद्धि में जो है अमूर्त या कल्पना शक्ति का वो बहुत अमूर्त भंडार होता है उनके अंदर। थर्ड जो है पर्यावरण प्रेमी हो गए और इनमें जो है इनमें व्यवहारिकता का बहुत ज़्यादा ही भरमार होता है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत एक और है, वो सबसे महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए, तो वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। चलिए अब जो हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत में अब तक जो भी सिद्धांत हम देखे थे और उन सभी सिद्धांत में जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय का बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन सभी अब से पहले जो भी सिद्धांत आप पढ़े होंगे, जहाँ से भी पढ़े या हमारे वीडियो में देखे या कहीं और से देखे, उन सभी सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में मतलब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस सिद्धांत में तो मतलब एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर तो ऐसे अभी के अनुसार अगर देखें तो इसमें संशोधन भी कर रहे हैं और ये इसको और आगे बढ़ा रहे हैं नंबर को, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार ये 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है। 8 प्रकार का एनसीईआरटी के अनुसार से अभी जो संशोधन हुआ है उसको एनसीईआरटी ने ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले जो है इनके 8 जो बुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार बताए हैं वो सभी प्रकार को हम देखेंगे। और 8 प्रकार में जो पहला प्रकार इन्होंने बताया वो क्या है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो पहला बुद्धि का प्रकार इन्होंने बताया कौन सा, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति में ये बुद्धि का अधिकता पाया जाता है वो जो होता है भाषा पे उसको विशेष पकड़ होता है, यानी कि वो भाषा को उपयोग करने का क्षमता जो उनके अंदर होता है बहुत ही अधिक होता है और भाषा पे पकड़ भी होता है। और वैसे व्यक्ति जो क्या होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं यानी कि वकील होते हैं, कवि या कवित्री होते हैं, पत्रकार जो होते हैं, या आप इसमें क्या है भाषा पे पकड़ तो शिक्षक का भी है, शिक्षक को भी आप रख सकते हैं। लेकिन वो वकील, कवि और पत्रकार जो होंगे, काहे कि आप जो पत्रकार को भी देखिएगा, अभी कोई भी टीवी का एंकर आप ले लीजिए या कोई भी पत्रकार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया का, तो उनके पास भाषा का जो क्षमता होता है विशेष होता है और उसको उपयोग करने का उनके पास तरीका भी होता है। चलिए अभी तो आप टीवी पे ऐसा देखते हैं तो दिन भर आप देखिए बोलते रहती है सब, भाषा का प्रयोग भी कहाँ से ना जाने करती है, उनके पास स्टॉक होता है भाषा का। चलिए उसके बाद जो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में दूसरा जो प्रकार इन्होंने बताया बुद्धि का, वो क्या बताया, तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, जो जिस व्यक्ति में इस बुद्धि का अधिकता पाया जाता है उनके अंदर कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की और तर्क शक्ति का जो होता है अत्यधिक विकास होता है। तर्क शक्ति यानी कि अमूर्त चिंतन, ऐसे व्यक्ति अमूर्त चिंतन नहीं कहिए, तर्क शक्ति इनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये लॉजिकल सोचते हैं। इसका जो आप देख रहे हैं इंग्लिश में ही है, लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि कैलकुलेशन में फास्ट होंगे। लॉजिकल यानी कि लॉजिक यानी कि सोच में उनका तर्क शक्ति जो होगा सबसे अधिक होगा और इनका आईक्यू भी सबसे अधिक माना जाता है जो मैथमेटिकल होते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और बैंकर, अकाउंटेंट हो गया, बैंकर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब व्यक्ति
जिनका मैथ कमज़ोर होगा वह तो साइंटिस्ट बनने से रहे, बैंकर तो बनेंगे नहीं, अकाउंटेंट तो 100% उनका नहीं बन सकता है। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर ने तीसरा प्रकार जो बुद्धि का बताया वो है स्थानिक बुद्धि, यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, जिनके अंदर स्थानिक बुद्धि का विकास अधिक होता है, वो क्या करते हैं, वो अमूर्त चिंतन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यानी कि ये जो है अमूर्त चीज़ों को मूर्त रूप भी दे सकते हैं। यानी कि मूर्तिकार जो होते हैं, अगर आप उनको बता दीजिए जो किस प्रकार का, उनको हुलिया बता दीजिए या उसका पूरा विशेषता बता दीजिए इस प्रकार का बनाना है मूर्ति, तो वो अमूर्त रूप से वो अपने दिमाग में सोच के और उसके आकार को निर्माण कर देते हैं। वो होते हैं मूर्तिकार। चित्रकार भी जो होता है चित्र को बना देता है, अमूर्त रूप से ही वो देखता है, उसके बाद उसको सोच के बना देता है। या आर्किटेक्टर जो होते हैं, डिजाइन जो तैयार करते हैं बिल्डिंग का, वो, या इसमें एक आप देखते हैं शब्द ठेकेदार भी जो होता है अमूर्त रूप से आप उसको डिजाइन बताते हैं या नहीं बताते हैं, उससे भी वो अपना डिजाइन बताता है। आर्किटेक्टर भी चाहे ठेकेदार भी बताता है जो आप किस प्रकार से बिल्डिंग तैयार करेंगे, कहाँ कहाँ उसका क्या होगा, ये सब बताने का वो ठेकेदार करता है। यानी अमूर्त रूप से वो सोच के उसको मूर्त रूप दे देता है, वो स्थानिक बुद्धि जिसमें अधिकता होती है। उसके बाद जो इनका चौथा प्रकार था बुद्धि का, वो था शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि की अधिकता जिस व्यक्ति में होती है, इस प्रकार की बुद्धि की, वो व्यक्ति क्या होते हैं, डांसर होते हैं या एथलेटिक्स होते हैं। एथलेटिक में क्या होते हैं, वो शरीर के एक एक उनका मूव देखिएगा, शरीर को यूज करने में, शरीर को उपयोग करने में, शरीर के हर एक पार्ट को इस प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे कि अभिनेता अभिनेत्री हो गया, या तो आप स्टंट करते हुए इनको देखिएगा, डांस करते हुए देखिएगा, या किसी और प्रकार के शरीर का जो है इसमें आप देखिएगा ज़्यादा प्रयोग करते हैं। डांसर हो गया, शरीर का प्रयोग करते हैं। एथलेटिक्स हो गया, ये जो हो गए शारीरिक गतिक बुद्धि, इनमें शारीरिक या जो कहिए गतिक बुद्धि में शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एथलेटिक्स का मेन जो है मान लीजिए, या डांसर भी हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं ये जो पांचवा अवस्था जो बताए थे, पांचवा प्रकार बताए थे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत के, उसके बारे में अब देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने जो पांचवी प्रकार बताई है बुद्धि की, जो बहुबुद्धि की पांचवी प्रकार जो बताया है वो क्या है, संगीतात्मक बुद्धि। पांचवा प्रकार क्या है, संगीतात्मक, इसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि का विकास जिन व्यक्तियों में होता है वो क्या होते हैं, गायक होते हैं, यानी कि सिंगर, वो गायक होते हैं, एंटरटेनर होते हैं। और जो गायक, इनकी जो संगीत में जिसका दिलचस्पी अधिक हो, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसमें अधिक पाया जाता है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी संगीत गाते हैं, लेकिन वैसा हम लोग नहीं होंगे। जिसमें विशेष इसमें गुण होता है संगीत का, वो हो गया संगीतात्मक बुद्धि, उनके अंदर अधिक पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे छठा पॉइंट क्या, छठा प्रकार क्या बताया था बुद्धि का, वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये जो है इसका इंग्लिश टर्म याद रखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है ऐसे व्यक्ति में जिसमें ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का विकास होता है, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का विकास होता है, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक या दुकानदार भी। इन सभी में क्या होता है, ये अपने आप के प्रति आपको इंटरेक्ट कर लेंगे, यानी आकर्षित कर लेंगे। इनमें जो होता है, नेता क्या होता है, आप अगर भाषण दे रहा है, आपके यहाँ आएगा और वो आपके लगेगा जी नहीं भाई हम आपके बीच के हैं, नेता नहीं बेटा है, इस प्रकार का वो एक जुमला का भी प्रयोग करते हैं। ये अलग बात है, जिसको हम चुनते हैं वही बाद में हमको धुनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये नेता जो है उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का, यानी कि इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है उसका विकास अत्यधिक होता है। शिक्षक में भी क्या होता है, वो भी इंटरेक्ट करते हैं छात्रों को। दुकानदार भी होता है, वो अपनी बातों को आपसे कैसे मतलब मनवाना है, यानी कि ये नहीं ये बढ़िया है, और आप उसके बात को मान भी लेंगे, यानी कि इंटरेक्ट कर लेता है अपने आपको अपने के प्रति। उसके बाद क्या है, सातवां प्रकार जो ये बताए थे बहुबुद्धि के सिद्धांत में, वो क्या था, अंतःवैयक्तिक बुद्धि का। ये अंतःव्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या था, इंटरपर्सनल, और इसमें है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है,
ऐसे व्यक्ति जिसमें ये जो हो अंतर व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का ज़्यादा मतलब विकास होगा, वैसे व्यक्ति क्या होंगे, अध्यात्म से जुड़े होंगे। यानी कि इसमें आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं धार्मिक गुरु जितने भी होते हैं उनके अंदर ये क्या होता है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की अधिकता होती है। उसके बाद है 8वां जो प्रकार इन्होंने बताया था क्या, बुद्धि का, बहुबुद्धि के 8 प्रकार जो बताए थे उसमें बहुबुद्धि का जो 8वां प्रकार था वो था प्रकृतिवादी बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या था, इस प्रकार जो 8वां प्रकार जो है प्रकृतिवादी बुद्धि जो जिसमें अधिक पाया जाएगा वो क्या होगा, वो पर्यावरण प्रेमी होंगे। और पर्यावरण प्रेमी ऐसा नहीं, उसमें आप किसान को भी ले सकते हैं। किसान क्या होता है, पर्यावरण से प्रेम करता है किसान, यानी कि उसको ज़्यादा लगाव रहता है पर्यावरण से। ऐसे भी पर्यावरण प्रेमी होते हैं जो कि नाम के भी होते हैं, लेकिन किसान जो होता है वो काम के पर्यावरण प्रेमी होते हैं। उसके बाद NCERT के अनुसार अगर देखेंगे तो बहुबुद्धि के 8 ही प्रकार है, लेकिन इसमें जो एक संशोधन हुआ यानी कि नया प्रकार भी है हार्वर्ड गार्डनर का ये दिया गया था। इसमें क्या था, 9वां प्रकार जो था अस्तित्ववादी बुद्धि, ये जो 9वां प्रकार बताए थे वो अस्तित्ववादी बुद्धि। इसको आप सीटेट में तो ऐसा नहीं है, इसका नहीं आता है, लेकिन आप देख लीजिए 9वां प्रकार क्या था, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो मतलब व्यक्ति होते हैं जिनमें कि इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वो क्या होते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में हमेशा सोचते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये सृष्टि का क्या निर्माण का प्रक्रिया है, और इस प्रकार के तमाम प्रकार के जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। और वो हमेशा समाज की भलाई के लिए सोचते हैं। जैसे साधु संत हो गया, ये हमेशा अपने अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। फिलोसफर हो गए, ये सब जो है अस्तित्व के बारे में विशेष कर जानना चाहते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है हार्वर्ड गार्डनर का हम 8 प्रकार जब देख लिए, यानी कि 9वां प्रकार भी हमने बताया, लेकिन इसका उससे ज़रूरी नहीं है। सीटेट के दृष्टिकोण से ये जो 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि का, बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने जो बताया वही 8 प्रकार अगर देख लेते हैं तो सीटेट का ऐसा क्वेश्चन नहीं है कोई ऐसा जो आप छूटेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट रहता है सीटेट में क्वेश्चन, इसलिए आप इसको विशेष रूप से हार्वर्ड गार्डनर को देख ही लीजिएगा। चलिए आज जो हम आपको बुद्धि का मतलब सिद्धांत बताया, बुद्धि के बारे में, बुद्धिलब्धि के बारे में, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र बताया, और कितना बुद्धिलब्धि किस में समान स्तर पे क्या होता है, इस सब बिंदुओं पे विस्तृत रूप से चर्चा किया आपके साथ। हम अभी सब पे पीछे चर्चा कर दिए हैं और इस बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में भी विस्तृत रूप से आपको बताया। चलिए ये बुद्धि का जो टॉपिक था, अध्याय था, अभी समाप्त हो रहा है। और कैसा लगा ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।